Hi, this is CA Jyoti Deshpal and I welcome you all to the class number 3 for CA Inter Audit May 2024 and onwards का ये डेमो लेक्चर नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और जैसा कि मैं हर एक क्लास की बिगिनिंग में बोलती हूँ, अगर आप बाई चांस, क्योंकि ये क्लासेस आर गोइंग टू बी ओपन ऑन द यूट्यूब चैनल, तो अगर आप गलती से आपने इस क्लास को खोल लिया है, डेमो लेक्चर नंबर 3 को खोल लिया है और आपने अभी तक डेमो लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है, देन देर इज़ नो यूज़, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्लासेस। हमारी क्लासेस में इंटरलिंकिंग है, तो अगर आपको इन लेक्चर्स को रेफर करना है, चाहे आप क्लासेस को बाय करने की सोच रहे हो इसलिए डेमो लेक्चर्स देख रहे हो, या फिर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो इस वजह से देख रहे हो, वट एवर आपका जो भी रीजन है, आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, फिर लेक्चर नंबर 2 देखो, उसके बाद ही आपको लेक्चर नंबर 3 देखना है, राइट। तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूं कि लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने क्या डिस्कस किया है। 1 और 2 में हम आपके ऑडिट के सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, राइट। हम आपकी ऑडिट की फाउंडेशन क्रिएट कर रही हैं। अभी तक हमने आपका सिलेबस नहीं शुरू किया है और आज भी हम आपका सिलेबस नहीं शुरू करेंगे। आपका सब्जेक्ट शुरू हो चुका है पर आपका सिलेबस शुरू नहीं हुआ है, और इसका सिंपल सा रीजन मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑडिट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को कंसेप्ट नहीं समझ में आते हैं, उनकी फाउंडेशन बहुत 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 ज़्यादा वीक है, राइट। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि जब मैं अपना वर्चुअल बैच रिकॉर्ड करूंगी, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर ऑडिट बिफोर स्टार्टिंग द बैच, बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस। ठीक है, फाउंडेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम 5 स्टेप का जो मॉडल है उसको फॉलो कर रहे हैं, और जिसमें से हमने 4 स्टेप ऑलरेडी डेमो लेक्चर नंबर 1 और डेमो लेक्चर नंबर 2 में हम उनको खत्म कर चुके हैं, और अभी हम स्टेप नंबर 5 पे थे कल। उस स्टेप नंबर 5 में भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, राइट। क्या था स्टेप नंबर 1 में, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ दोबारा से। स्टेप नंबर 1 में हमने अंडरस्टैंड किया था आपकी ऑडिट को। इनफैक्ट पिछले 2 लेक्चर्स में हम सिर्फ ऑडिट है क्या यही समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने रिलेट किया था ऑडिट की इंटायर प्रोसेस को आपके एग्जामिनेशन की प्रोसेस से, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 में हमने हाय हेलो बोली दोबारा से, फिर इंट्रोडक्शन टू ऑडिट को। लेकिन इस बार हमने जिस डेफिनेशन को यूज़ किया था ऑडिट को समझने के लिए, वो थी आपकी इंस्टीट्यूट की दी हुई डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन का हमने इस पर्टिकुलर स्टेप में बिल्कुल मतलब पोस्टमार्टम कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमने हाय हेलो करी आपके सिलेबस से। हमने ये समझा कि आपकी जो ऑडिट है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप नंबर 4 अभी के लिए पेंडिंग है, रीजन बीइंग स्टेप नंबर 4 में आपके टेक्निकल वर्ड्स यूज हैं। स्टेप नंबर 3 ही स्टेप नंबर 4 है, बट स्टेप नंबर 4 में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। स्टेप नंबर 4 आपका ऑडिट का जिसे कहते हैं ना हार्ट है, वो है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार हम स्टेप नंबर 5 डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 5 में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ऑडिट के, जो आपके सब्जेक्ट में जाके आपको बार बार देखने को मिलते हैं, उन वर्ड्स को हम पहले ही एडवांस में अंडरस्टैंड कर रही हैं, इन डेप्थ उनके ऊपर डिस्कशन कर रही हैं, ताकि जब वो वर्ड्स आपके सिलेबस के अंदर आए, आपके सब्जेक्ट के अंदर आए, तो आपको उनका जेनरिक मतलब पता हो, राइट। तो जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां पे हम इन वर्ड्स को समझेंगे, लेकिन वहां पे ये वर्ड्स अलग अलग रूप लेके आएंगे। हर एक कंटेक्स्ट, हर एक कंसेप्ट के अंदर इन वर्ड्स का रूप बदल जाएगा, राइट। तो ये आपके जेनेरिक वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूं ये वर्ड्स आपकी ऑडिट की ABCD हैं, तो अगर आपको पूरी सेंटेंस लिखना सीखना है, अगर आपको पूरा सब्जेक्ट सीखना है, तो पहले आपको ABCD आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इन फाउंडेशन क्लासेस में क्या सीख रहे हैं, यही ABCD सीख रहे हैं। और ये 5 स्टेप में आपका स्टेप नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टेप नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो सिलेबस है ना, उसका 30 से लेकर 40% पोर्शन हम आपकी इन फाउंडेशन क्लासेस में ही कवर कर लेंगे। जब आप सिलेबस के अंदर जाओगे, आप बोलोगे कि ये चीज़ तो मैंने अभी फाउंडेशन क्लासेस के अंदर सीखी थी। ये सेम ही चीज़ें होंगी, बार बार ऑडिट में सेम ही चीज़ आएगी, लेकिन अपना रंग रूप, अपना कंटेक्स्ट बदल के आएगी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, आपके दिमाग में क्लैरिटी हो, प्रॉपर डिवीजन हो, इस वजह से ये फाउंडेशन क्लासेस कराई जा रही हैं। अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि ऑडिट में नंबर ना आने की वजह
एक ये भी है कि ऑडिट हर जगह सेम ही दिखाई देती है, डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे क्या लिखना है। हर जगह ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स ही परफॉर्म कर रहा है, वो ऑडिट एविडेंसेस ही कलेक्ट कर रहा है, वो अलग अलग सिचुएशन में रिपोर्ट ही दे रहा है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स विद एग्जाम्पल्स इन एडवांस। ठीक है, तो इसीलिए ये फाउंडेशन क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। और जब तक चैनल पे ये ओपन लेक्चर्स चलेंगे मई 2024 के, सेल्फ स्टडी के बच्चे भी जो अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इनको रेफर कर सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस करूंगी, अगर आप मेरी क्लासेस बाय करने का सोच भी रहे हो तो जब तक मैं आपके सिलेबस के अंदर एंटर नहीं कर जाती, आप इन लेक्चर्स को देखते रहो, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें बाय करनी है या नहीं बाय करनी है। ठीक है, मतलब आप 5 लेक्चर तो कम से कम देखो अपना दिमाग बनाने से पहले। मैं इस बात को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मैसेज आते हैं बच्चों के इंटर के जो रिविजन क्लासेस देख के दे आर थिंकिंग टू बाय द बैच। रिविजन बैच एंड रेगुलर बैच में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपको रिवीजन बैच अच्छा लगा है तो आई कैन अश्योर यू ऑब्वियसली आपको रेगुलर बैच भी अच्छा लगेगा, लेकिन बट फिर भी आप पैसा लगाते हो जब कहीं पे भी किसी भी टीचर के ऊपर, पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपना टाइम लगा रहे हो। ठीक है, तो आपकी टाइम की और पैसे की इन्वेस्टमेंट सही जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ आई कैन स्टार्ट विद दी टुडेज डिस्कशन। इतनी डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमने स्टेप नंबर 5 में जो भी चीज़ें डिस्कस करी थी, एक बार दोबारा से उन वर्ड्स का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ऑडिट क्या है। ऑडिट तो हम 2 दिन से पढ़ ही रहे हैं कि ऑडिट क्या है। एक बार प्लीज़ मेरे लिए एक बार फिर से बता दो कि ऑडिट क्या है। मैम कितनी बार बताएं ऑडिट क्या है। अब तो सपने में भी सिर्फ यही आने लग गया है कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। जब तक मैं बोलूंगी तब तक आप भी बोलोगे। ठीक है, जितना मैं बोलूंगी उतना आप भी बोलोगे, जितनी मेरी एनर्जी होगी उतनी आपकी भी एनर्जी होनी चाहिए। मेरी एनर्जी लेक्चर के साथ बढ़ती हुई जाएगी और आपकी एक्टिवनेस भी लेक्चर के साथ बढ़ती हुई जानी चाहिए। मैं अपनी स्पीड को मॉडरेट रखूंगी। जहां पे कोई कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाने वाला है, वहां पे हम बहुत स्लो हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा अगर मैंने स्लो स्पीड करी तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि ऑडिट बोरिंग सब्जेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, करें फिर डिस्कस। एक बार फिर से बता दो कि ऑडिट क्या है। मैम दोबारा से बता रहे हैं ना, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अभी हम चीखे मार के बताते हैं ना, मारो फिर चीखे। ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। कल डिस्कस किया इंडिपेंडेंट क्या है, एग्जामिनेशन क्या है। ठीक है, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अगर आप किसी चीज की चेकिंग कर रहे हो तो जरूर कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर भी होगा। ये भी हमने कल आपको बताया कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है ऑडिट में। तो बताओ क्या होता है वो सब्जेक्ट मैटर ऑडिट में। वेरी गुड, वो सब्जेक्ट मैटर होता है आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी होंगी? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो मैम किसी भी एंटिटी की हो सकती है, किसी भी एंटिटी की हो सकती है। हाँ, क्या ये एक प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी की हो सकती है? ऑफ कोर्स, रिलायंस जैसी कंपनी अपनी ऑडिट कराती है। तो क्या एक ऐसी एंटिटी जो पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव से नहीं बनी, जिसका ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का वेलफेयर करना, जैसे कि आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुई, क्या उनकी भी ऑडिट हो सकती है? ऑफ कोर्स। तो मतलब ऑडिट एक प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी की भी हो सकती है, ऑडिट एक नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी की भी हो सकती है। ठीक है मैम, आपने बोला कि रिलायंस कंपनी की ऑडिट हो सकती है। रिलायंस कंपनी तो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है ना। अगर मैं बोलूं कि जो छोटी कंपनियां हैं क्या उनकी ऑडिट भी हो सकती है? तो आपकी ऑडिट एक बिग एंटिटी की भी हो सकती है और एक स्मॉल एंटिटी की भी हो सकती है। मतलब ऑडिट इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज किसी की भी हो सकती है। अच्छा, और मैम आपने तो रिलायंस कंपनी बोला ना, कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि जैसे कि पार्टनरशिप फर्म होगी, जैसे कि ट्रस्ट होगी, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी, क्या इनकी भी ऑडिट हो सकती है? मैंने बोला ऑडिट किसी की भी हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म।
उसकी लीगल फॉर्म क्या है मुझे नहीं फर्क पड़ता, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन किस एक्ट के अंदर हुई है मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसका साइज छोटा है बड़ा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है, नॉन प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से बनी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट किसी की भी हो सकती है, ठीक है। ये ऑडिट क्यों कराई जाती है? ये ऑडिट कराई जाती है ताकि ओपिनियन दिया जा सके। ये ओपिनियन देते हो कौन? आप दोगे ना ओपिनियन। आप कौन हो? कल ही तो बताया, जब आप सीए बन जाओगे तो आप क्या बनोगे? आप ऑडिटर बनोगे, ठीक है। तो मतलब ये ऑडिट, ये एक्सरसाइज कराई जाती है ओपिनियन देने के लिए। ये हमने कल सीखा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था इसलिए आज दोबारा से डिस्कस किया, ठीक है। अगला वर्ड हमने कल क्या सीखा कि ये एग्जामिनेशन कौन करेगा? ये एग्जामिनेशन करेगा आपका ऑडिटर। मतलब जो इस ऑडिट को करेगा, जो इस एग्जामिनेशन को करेगा, उसे क्या बोला जाएगा? ऑडिटर बोला जाएगा। क्या ऑडिटर सिर्फ एक इंडिविजुअल हो सकता है या कोई फर्म भी हो सकती है? ऑडिटर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऑडिटर कोई फर्म भी हो सकती है, कल बताया आपको। ये ऑडिटी क्या होता है? जिसकी ऑडिट की जाती है वो ऑडिटी है। अभी आपने बोला ना कि रिलायंस कंपनी की हम ऑडिट करेंगे, तो रिलायंस कंपनी क्या होगी? ऑडिटी होगी। इसके दूसरे नाम बताओ क्या है? इसके दूसरे नाम हम बोलते हैं इसको एंटिटी, जैसे कि इसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं, इसको क्लाइंट भी बोल देते हैं, ठीक है। मैम फिर आपने दो और वर्ड्स बताए थे, कौन कौन से? एक आपने बताया था मैनेजमेंट और एक आपने बताया था TCWG, दैट मीन्स दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। और आपने बोला था कि दोनों एक ही घर के लोग हैं, ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन दोनों की लेवल अलग है। जो आपके TCWG के लोग होते हैं वो एक हायर लेवल पे हैं। मतलब कैसे? मैम ये लोग डे टू डे ऑपरेशन में नहीं एंटर करते, ये स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ये कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को सेट करते हैं, ये कंपनी के गोल, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। और जो आपकी मैनेजमेंट होती है वो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। ये हमने कल बताया, ठीक है। आपने कल ये भी बताया था कि कई बार ऐसा होगा जहां पे TCWG ही मैनेजमेंट होगी और मैनेजमेंट ही TCWG होगी उन केसेस में जहां पे बिजनेस स्मॉल लेवल का है, ठीक है। फिर हमने कल क्या और डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है। इसको हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं और उसके अलावा बाकी जो आपके वाउचर्स हो गए, ट्रायल बैलेंसेस हो गए, BRS हो गए, ये सारी चीजें भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आती है। इन शॉर्ट आपकी एंटिटी का कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर हमने आपको क्या बताया था? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। और मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जिस फ्रेमवर्क की हेल्प से आपकी एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है उसे कहा जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब जिस फ्रेमवर्क की हेल्प से मेरी एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है। रिपोर्टिंग मतलब क्या? अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, अपना बैलेंस शीट बनाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो जो 6 एलिमेंट है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो बनाती है। उस फ्रेमवर्क को कहा जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब मैनेजमेंट अपनी मर्जी से नहीं, अपनी किसी भी मर्जी से अपने खुद के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाती। उसके ऊपर AS लगते हैं, इंडेस लगते हैं, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स लगती हैं, आपकी प्रोनाउंसमेंट गाइडेंस नोट्स लगते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। फिर हमने दो टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सीखा, एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरी आपकी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके कॉमन नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है उसे कहते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके नाम को ध्यान से पढ़ो, इसके नाम में ही जनरल पर्पस है। मतलब जो आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, जैसे आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स, जैसे आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज, जैसे गवर्नमेंट, जैसे टैक्सेशन अथॉरिटीज, तो जो आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी कॉमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, मतलब बहुत ही लार्ज ऑडियंस की नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उसे कहा जाता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है तो उसे कहा जाता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो सिंपल। जैसे कि मैनेजमेंट अपनी इंटरनल पर्पसेस के लिए कोई अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, वो क्या होगी? स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है।
फिर मैंने आपको बताया था असर्शंस एक ऐसा वर्ड है जो आपको बार बार मैं भी बोलूंगी और आपके सब्जेक्ट में भी आएगा। असर्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशंस बाय योर मैनेजमेंट, क्लेम्स बाय योर मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट कहती है इस साल मेरा रेंट का खर्चा 20,000 रुपए का है, ये मैनेजमेंट जो बोल रही है ये क्या है? असर्शंस। मैनेजमेंट कहती है मेरी बैलेंस शीट में जो एसेट लैंड एंड बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वो 2 करोड़ रुपए का है। मैनेजमेंट जो बोल रही है, जो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या? उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी बैलेंस शीट, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका नोट्स टू अकाउंट, उसका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन अकाउंट, चेंजेस इन इक्विटी एंड डिस्क्लोजर्स, ये सारी बातें क्या होंगी? असर्शंस। ये हमने कल सीखा। फिर मैंने आपको बताया मैनेजमेंट हर एक चीज एक्यूरेसी से नहीं लिखती अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कुछ ऐसे अमाउंट होंगे जिन अमाउंट के रिलेशन में मैनेजमेंट एस्टिमेट्स लेती है, अपने जजमेंट्स लेती है, और उन अमाउंट्स को कहा जाता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। राइट? एग्जाम्पल क्या दिया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। राइट? उसके बाद बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा। इंपॉर्टेंट इसलिए ये कंसेप्ट इस सब्जेक्ट की जान है। क्या? वो है मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का हिंदी में मतलब क्या बताया आपको? फटाफट बताओ, हिंदी में मतलब क्या बताया? हिंदी में मतलब बताया गलतियां। मतलब ये जान क्यों है इस सब्जेक्ट की पता है? आपका ऑडिटर आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ढूंढ ही गलतियां रहा है। ठीक है? तो क्या ढूंढ रहा है? वो गलतियां। मिस स्टेटमेंट हमने कल सीखा कि किसी चीज को आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना था पर उसने नहीं दी, ये भी गलती है। कोई डिस्क्लोजर उसको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना था पर उसने नहीं किया, ये गलती है। कोई चीज उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी थी, आपकी मैनेजमेंट ने उसको रिकॉर्ड भी किया पर गलत वे से रिकॉर्ड किया, ये भी गलती है। ठीक है? तो ये आपकी ओमिशन भी मिस्टेक है। किसी चीज को करना पर गलत वे से करना वो भी मिस स्टेटमेंट है। फिर मैंने आपको बताया मिस स्टेटमेंट सब्जेक्ट में 2 वजह से हो सकती है। इनफैक्ट मिस स्टेटमेंट 2 वजह से हो सकती है। कौन कौन सी? नंबर 1 इज एरर और दूसरी इज फ्रॉड। और फिर मैंने आपको कल बताया कि एरर और फ्रॉड के बीच में एक ही चीज का डिफरेंस होता है, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है? आपकी इंटेंशन का। आपकी मतलब आपकी मैनेजमेंट की इंटेंशन का। जो चोरी, जो गलतियां, जो डिस्क्लोजर्स, जो भी मिस स्टेटमेंट आपकी मैनेजमेंट जानबूझ के करती है उसको कहा जाता है फ्रॉड। कोई डिस्क्लोजर देना था, आपकी मैनेजमेंट को पता था कि मुझे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस डिस्क्लोजर को देना है, वो अवेयर थी पर उसने नहीं दिया, ये फ्रॉड है। कोई ट्रांजैक्शन उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी थी, उसको पता है कि मेरे ऊपर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है वो कहता है कि आपको इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसी साल रिकॉर्ड करना है, उसने नहीं रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करना चाहती है, ये फ्रॉड है। और एरर क्या होती है? बेचारी है आपकी मैनेजमेंट, उसको नहीं पता कि उससे गलती हो गई। कोई डिस्क्लोजर देने को कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है, मान लो आपके एंटिटी के ऊपर एएस लगता है, वो एएस कहता है कि आपको इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिलेशन में डिस्क्लोजर देना है, बट आपकी मैनेजमेंट को नहीं पता था। वो क्या हुआ? वो एरर है। एरर और फ्रॉड के बीच में इस सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंशिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो व्हाई? बिकॉज फ्रॉड के रिलेशन में आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जहां पे आपकी मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है इसका मतलब आपकी मैनेजमेंट अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रही है, वो जो आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनको धोखा देना चाहती है। तो आपके ऑडिटर मतलब आपके ऊपर जो फ्रॉड के रिलेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से आपको फ्रॉड और एरर के बीच में डिफरेंस समझना है। दूसरा रीजन, जब आपका ऑडिटर अपना ओपिनियन बनाता है, अभी हमने ऑडिट की डेफिनेशन में देखा ना कि ऑडिटर को ओपिनियन देना है, तो जब वो अपना ओपिनियन देगा तो भी वो ये देखेगा कि ये जो मिस स्टेटमेंट, ये जो गलती मुझे ऑडिट करने के बाद मिली, चेकिंग करने के बाद मिली, क्या उसका नेचर एरर है या फ्रॉड है। क्योंकि अगर फ्रॉड है तो इसका इफेक्ट अलग आएगा उसके ओपिनियन के ऊपर, और अगर ये एरर है इसका इफेक्ट अलग आएगा। इस चीज को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने सीखी। फिर हमने कल ये भी सीखा कि हर एक मिस स्टेटमेंट से मेरा ऑडिटर कंसर्न नहीं है। 10 रुपए की गलती, 20 रुपए की गलती, चिंदी मिस्टेक से मेरे ऑडिटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किससे कंसर्न है? सिर्फ मटीरियल मिस स्टेटमेंट से।
और मटेरियल का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि अभी के लिए सिर्फ समझो कि कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मटेरियल है, अभी के लिए ये समझो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको टेक्निकल लेकर जाऊं तो कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं उनके डिसीजन को अफेक्ट कर दे, उसको कहते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। बहुत ज़्यादा डिस्कशन कहाँ पे करेंगे, ऐसे नंबर 320 में करेंगे। ये ऐसे क्या है, दिमाग पे लोड मत लो, आपका एक टॉपिक है, ऐसे लगाओ, ठीक है। ठीक है मैम, आगे बताओ। आगे हमने कल कुछ और नहीं पढ़ा, बस इतनी ही आपकी डिस्कशन थी। आगे आज हम पढ़ेंगे और पहला वर्ड जो निकल के आता है वो मटीरियलिटी से ही ड्राइव हो रहा है और वर्ड क्या है, मटीरियल एंड परसुएसिव। मटीरियल एंड परसुएसिव, फ्लो को जिंदा रखना, जो फ्लो अभी चल रहा है उसी फ्लो के साथ ये वर्ड आएगा। मटीरियल एंड परसुएसिव क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, ऑडिटर क्या कर रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, ऑडिटर चेकिंग कर रहा है। चेकिंग करके वो क्या निकालना चाहता है, ओपिनियन देना चाहता है, वो तो ठीक है, बट वो कर क्या रहा है, ढूंढ क्या रहा है, अरे मैम वो गलतियां ढूंढ रहे हैं ना, ठीक है, मतलब वो मिस स्टेटमेंट ढूंढ रहा है। तो जब उसको मिस स्टेटमेंट मिलेंगी, वो मिस स्टेटमेंट जो भी उसको मिलेंगी वो दो टाइप की हो सकती हैं, मतलब जो उनका इफेक्ट आएगा उसका इफेक्ट दो टाइप से आ सकता है। एक आएगा मटीरियल एंड परसुएसिव और दूसरा आएगा मटीरियल एंड नॉन परसुएसिव, नॉट परसुएसिव। मैम ये क्या बोल रहे हो, सिर्फ सुनते जाओ, दोबारा से आएगा, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दोबारा से डिस्कस करेंगे, पर अभी आप इनको समझो। मैंने आपको बोला कि मेरा ऑडिटर हर एक मिस स्टेटमेंट के लिए कंसर्न नहीं है, नहीं है, मेरा ऑडिटर सिर्फ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए कंसर्न है। यस, अगर कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट जो आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को अफेक्ट कर दे, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को अफेक्ट कर दे, उसे कहा जाएगा मटीरियल एंड परसुएसिव। मतलब मैम एक एग्जांपल दे दूं, मेरा ऑडिटर मतलब आपने अपनी मटेरियलिटी लेवल सेट करी है 2 लाख रुपए की। ये मैंने आपको कल बताया था कि प्लानिंग के टाइम पे आप डिसाइड कर लेते हो कि ये मेरी लेवल है, इससे नीचे की जितनी भी गलतियां होंगी उससे मैं कंसर्न नहीं हूं ऑडिटर, क्योंकि मैंने अपनी मटेरियल अमाउंट को सेट कर दिया कि मेरे लिए 2 लाख या उससे ज़्यादा का ही अमाउंट इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपनी लेवल क्या सेट करी है, 2 लाख रुपए की, ठीक है। अब अगर आपके ऑडिटर को कोई भी गलती मिलती है 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, मान लो आपकी मैनेजमेंट ने कोई मैनिपुलेशन करी है, कोई मैनिपुलेशन करी है और उस मैनिपुलेशन का अमाउंट है 3 लाख रुपए का। अब ये उसकी मटीरियलिटी लेवल के ऊपर का है, क्योंकि उसने लेवल क्या सेट करी है, 2 लाख रुपए की, और उसको गलती कितने की मिली है, 3 लाख रुपए की। और आपके ऑडिटर ने जब इसकी चेकिंग करी तो उसको पता लगा कि मैनेजमेंट ने ना ये इंटेंशनली किया है, मतलब मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना चाहती है, अपनी जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन है उसको मैनिपुलेट करना चाहती है, इसलिए उसने जानबूझ के ये मैनिपुलेशन करी है। तो इसका इफेक्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मटेरियल और परसुएसिव आएगा, क्योंकि जब आपके यूजर्स होंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, मान लो कि कोई इन्वेस्टर है जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर जब वो ये देखेगा कि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, तो जो आपकी मैनेजमेंट की इंटेंशन थी टू डिफ्रॉड द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो अगर किसी का इफेक्ट मटेरियल और परसुएसिव है, मतलब कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट जो आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को अफेक्ट कर दे, उसको मटेरियल एंड परसुएसिव कहा जाता है। लेकिन अगर यही गलती मैनेजमेंट से गलती से हो गई, एरर है, तो वो मटेरियल एंड परसुएसिव नहीं होती, ठीक है। वो मटेरियल होती है, मटेरियल क्यों है, क्योंकि ये 3 लाख का अमाउंट है, उसकी मटेरियलिटी लेवल से ऊपर है। बट यहाँ पे मैनेजमेंट की इंटेंशन यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उनके साथ फ्रॉड करने की नहीं है। आपका ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा, मैनेजमेंट इसको करेक्ट कर दो, मैनेजमेंट इसको करेक्ट कर देगी, ठीक है। तो ये मटीरियल तो है ये गलती, बट ये क्या नहीं है, ये इसका इफेक्ट परसुएसिव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी मिस स्टेटमेंट को कहा जाता है मटीरियल बट नॉट परसुएसिव, ठीक है। मैम इसकी रेलिवेंस क्या है, इस क्लास के एंड में आते आते आपको पता लग जाएगी। अभी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मटेरियल एंड परसुएसिव का मतलब है एक ऐसी मिस स्टेटमेंट जो सिग्निफिकेंट है, मतलब जो मटेरियल है और आपके यूजर्स जो हैं उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। डिसीजन मतलब मान लो कि मैं एक इन्वेस्टर हूं जो आपकी रिलायंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आपकी रिलायंस कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और अगर जब मैं उस बढ़े हुए प्रॉफिट को देखूंगा तो ऑब्वियसली मैं इंक्लाइंड होऊंगा ना कि मैं तो करूंगा इसमें इन्वेस्ट।
तो इस टाइप की मिस स्टेटमेंट को कहा जाता है मटीरियल एंड पर्सुएसिव, ठीक है। फिर वो कहता है कि मटीरियल बट नॉट पर्सुएसिव कैसी मिस स्टेटमेंट होगी, एक ऐसी मिस स्टेटमेंट जो मटीरियल हैं, जो मटीरियलिटी लेवल के ऊपर हैं, बट वो आपके यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ऐसी मिस स्टेटमेंट को कहा जाएगा मटीरियल बट नॉट पर्सुएसिव। एरर और फ्रॉड मैं आपको कल डिस्कस कर चुकी हूँ। अब एक वर्ड आता है जो है अश्योरेंस। मैम व्हाट इज दिस अश्योरेंस? अश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस देना। अश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस देना, ठीक है। मतलब ये आपका जो ऑडिटर है, ऑडिट करके क्या दे रहा है? कॉन्फिडेंस दे रहा है। किसको कॉन्फिडेंस दे रहा है? मैम मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस दे रहा है। यस, मैनेजमेंट को भी कॉन्फिडेंस दे रहा है। को भी मतलब क्या? मतलब मैनेजमेंट के अलावा भी किसी और को कॉन्फिडेंस दे रहा है। ऑफ कोर्स, किसको दे रहा है? अभी मैंने आपको क्या बोला, आपकी एंटिटी के यूजर्स हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, उसमें से कुछ यूजर्स आपकी एंटिटी के घर के बंदे हैं, उसके अंदर उसके इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके लिए बाहर के बंदे हैं। मैम जैसे कि देखो, आपकी मैनेजमेंट, जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बंदे हैं, ठीक है। जो आपके एम्प्लॉइज हैं, ये भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं। कैसे हैं मैं बताऊंगी, दोबारा से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या हैं? आपके इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपकी ट्रेड यूनियंस होगी, जो आपके लेबर होगा, ये सब क्या है? तुम्हारे घर के बंदे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बंदे हैं। जो आपके एक्सटर्नल लोग क्या होंगे? जैसे कि आपके इन्वेस्टर्स होंगे। इन्वेस्टर्स मतलब जैसे कि शेयर होल्डर्स होंगे। यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब स्टेक होल्डर्स, मतलब वो लोग जो इंटरेस्टेड है तुम्हारी एंटिटी में किसी भी वे से। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? मैनेजमेंट को देखना है ना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, उसकी एंटिटी की प्रॉफिट कितना कमा रही है, लॉस कैसे हो रहा है उसको, उसके एसेट की पोजीशन क्या है, उसकी लाइबिलिटीज की पोजीशन क्या है, ठीक है। मैम ये एम्प्लॉइज कैसे इंटरेस्टेड है? तुम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे काम करने के लिए जो डूब रही है, नहीं ना, तो आपका एम्प्लॉय भी देखता है कि मेरा फ्यूचर में क्या, उसके साथ आपके एंटिटी की ग्रोथ के साथ मेरी ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है। ऐसे आपके लेबर हो गए। और जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग क्या हुए? जैसे कि कोई शेयर होल्डर्स हो गया। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो, उसका प्रॉफिट क्या है, उसके पास्ट प्रॉफिट क्या है, उसका ट्रेंड क्या है पिछले 5 सालों का, इन सारी चीज़ों की आप इवेल्युएशन करते हो, ठीक है। तो जो आपके यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए ना, उनको भरोसा चाहिए। कोई तो भरोसा दे कि जो आपकी मैनेजमेंट ने असर्शन दी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो रिप्रेजेंटेशंस दी है, मैनेजमेंट कहती है 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 2 करोड़ रुपए का लैंड और बिल्डिंग है, टोटल एसेट मेरे 20 करोड़ रुपए के हैं। कोई तो भरोसा दे कि वो सही बोल रही है। ऐसे तो मैनेजमेंट कुछ भी बोल देगी, मैनेजमेंट अपनी सेल्स को कुछ भी बता देगी। तो ये भरोसा कौन देता है? भरोसा ऑडिट में ऑडिटर देता है। तो आपकी अश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस देना। अश्योरेंस इंग्लिश का वर्ड है, अश्योर करना, तो उससे ड्राइव हुआ है अश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, तो क्या सिर्फ मतलब अश्योरेंस सिर्फ ऑडिट में दी जाएगी, कहीं और अश्योरेंस दी ही नहीं जा सकती? मैंने कब बोला नहीं दी जा सकती? मैंने बोला ऑडिट में भी अश्योरेंस दी जा सकती है। अश्योरेंस इज अ वाइडर वर्ड। अश्योरेंस बहुत बड़ा वर्ड है जिसके अंदर ऑडिट की अश्योरेंस है। समझो बात, क्योंकि अश्योरेंस का मतलब क्या है? भरोसा देना, और ऑडिट में भी आपका ऑडिटर भरोसा ही दिलाता है, कॉन्फिडेंस दिलाता है। 100% कॉन्फिडेंस नहीं दिला सकता, सिर्फ एक लेवल तक ही भरोसा दिलाता है ऑडिट में। इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे बाद में जाके, बट अभी के लिए समझो अश्योरेंस का मतलब क्या? कॉन्फिडेंस दिलाना। ऑडिट में भी भरोसा दिलाया जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं और भी भरोसा दिलाया जाता है। ऑफ कोर्स, जैसे कि आपकी रिव्यू एंगेजमेंट्स होती है। ये क्या होती है? आपके सिलेबस में बस थोड़ी सी बात आपको करनी है चैप्टर नंबर 1 में, बस वो थोड़ी सी बात करेंगे। ये आपकी लिमिटेड रिव्यू एंगेजमेंट्स होती है, इसमें कंप्लीट आपकी ऑडिट नहीं होती, कुछ लिमिटेड आपकी वहाँ पे चेकिंग होती है, उसको कहते हैं लिमिटेड रिव्यू एंगेजमेंट। तो यहाँ पे भी आपका ऑडिटर भरोसा दिलाता है। अगर आपके ऑडिटर को हायर किया जाता है कि मुझे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग मत करो। अच्छा, एक चीज़ बताओ जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट
आपकी हिस्टोरिकल नेचर की है कि करंट है कि फ्यूचर है? क्या मतलब जब आपका ऑडिटर चेक करने आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो क्या आपकी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुकी है या बना रही है या बनाएगी? कैसी बात कर रहे हो, चेकिंग हो रही है। इंट्रोडक्शन में ही बताया ना कि आप सबमिट कर चुके हो, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है, वो हिस्टोरिकल नेचर की है, उसके ऊपर आपका ऑडिटर कंफर्ट लेता है। कंफर्ट मतलब कॉन्फिडेंस लेता है, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि और अगर मेरी मैनेजमेंट चाहे कि मुझे अपनी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी कॉन्फिडेंस चाहिए। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? फ्यूचर में एस्टिमेटेड बेसिस पे उसका क्या प्रॉफिट होगा, क्या उसके ऊपर भी एश्योरेंस दे सकता है? यस। मैंने आपको क्या बोला कि अश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा दिलाना। भरोसा तो आप किसी चीज के ऊपर भी दिला सकते हो, किसी भी इंगेजमेंट में एश्योरेंस हो सकती है। तो अश्योरेंस के अंदर ऑडिट आता है, अश्योरेंस के अंदर ऑडिट आता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऑडिट ही अश्योरेंस है और अश्योरेंस ही ऑडिट है, ऐसा नहीं है। डन। तो अश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? कॉन्फिडेंस जो आपकी ऑडिट प्रोवाइड करती है। ऑडिट में हम ऑडिट की अश्योरेंस की बात कर रहे हैं। फिर आता है रीजनेबल अश्योरेंस। अब करेंगे हम बात। मैम इतना क्या आपने जोर दे दिया इस रीजनेबल अश्योरेंस के ऊपर, क्योंकि ये आपके टॉपिक, आपके चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, आपके स्टैंडर्ड के में टॉपिक ये कवर्ड है, आपके ऑडिट की ये जान है। मैम जान क्यों? कितनी बार आप चीज़ों को जान बनाओगे? कुछ ही चीज़ें हैं जो आपकी सब्जेक्ट की जान है, जो आपकी सब्जेक्ट का कोर हार्ट है, ठीक है। ठीक है, बताओ फिर क्या होती है रीजनेबल अश्योरेंस? मैंने क्या बोला? आपका ऑडिटर ऑडिट में क्या देगा? अश्योरेंस देगा, ठीक है। अश्योरेंस को दूसरे शब्दों में बोलूं तो क्या ले रहा है वो? कॉन्फिडेंस ले रहा है। मतलब जो इसके यूजर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देना चाहता है। मैम ये वो कॉन्फिडेंस खुद से कैसे लेगा? मतलब अगर आप यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कॉन्फिडेंस देना चाहते हो तो इसका मतलब आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां नहीं है। हाँ, होना चाहिए। तो वो खुद को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो खुद को कॉन्फिडेंस करने के लिए वही, इसी वजह से तो वो क्या कर रहा है? वो आपकी चेकिंग कर रहा है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? वो चेक कर रहा है। जब वो चेक करेगा तो वो क्या कर रहा है? मैम चेक करेगा तो वो कुछ ना कुछ काम करेगा ना, ठीक है। उन काम को हम क्या बोलते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स बोलते हैं। अभी आपको यहाँ पे उलझ नहीं जाना कि क्या वर्ड आ रहे हैं, आप सब सुनते जाओ, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट में यही चीज़ बार बार आएगी, और जब हम आपका स्टेप नंबर 4 पढ़ेंगे तो आपका हाई हेलो होगा इन टेक्निकल वर्ड से, ठीक है। तो आपका जो ऑडिटर है वो क्या कर रहा है? वो कॉन्फिडेंस दे रहा है। क्या कर रहा है? वो कॉन्फिडेंस दे रहा है यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और देने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप कैसे लेता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं चेक कर रहा हूं उसमें कोई गलतियां नहीं है? वो परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या परफॉर्म करता है? ऑडिट प्रोसीजर्स। यहां से उसको क्या मिलते? फटाफट बताओ, ये मैं बता चुकी हूं। उसको मिलेंगे एविडेंसेस, सबूत मिलेंगे ना। पुलिस आपकी रिपोर्ट कैसे बनाती है? सबूत के बेसिस पे बनाती है ना। तो ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट को कैसे बनाएगा? सबूत के बेसिस पे बनाएगा। इन एविडेंसेस को, क्योंकि ये ऑडिट के एविडेंसेस हैं, तो ऑडिट में इन्हें कहा जाता है ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। तो मतलब मेरा ऑडिटर कॉन्फिडेंस देगा, कॉन्फिडेंस देने के लिए वो खुद कॉन्फिडेंस लेगा, और वो कॉन्फिडेंस उसको कैसे मिलेगा? एविडेंसेस से मिलेगा, जो वो कैसे कलेक्ट करेगा? प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके कलेक्ट करेगा। अच्छा, ओके, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये जो कॉन्फिडेंस उसे मिल गया, इसको आप और क्या बोल सकते हो? इसको हम कह सकते हैं कंफर्ट मिल गया उसको। मतलब वो कंफर्टेबल हो गया है किस चीज को लेकर? कि जो उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, जो उसने एविडेंसेस कलेक्ट करे, या तो उन ऑडिट प्रोसीजर से उसको जो भी एविडेंसेस मिले उसको ये पता लग गया या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं या तो मिस स्टेटमेंट नहीं है। मतलब उसको कंफर्ट आ गया ना, तो इसको तुम कंफर्ट भी बोल सकते हो, कॉन्फिडेंस को तुम कंफर्ट भी बोल सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, बार बार मैं वर्ड जो यूज करती हूँ वो कंफर्ट है, ठीक है। ओके, तो मतलब आपके ऑडिटर को जब कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तो वो उस कॉन्फिडेंस को ओपिनियन बना के बाहर इशू कर देगा कि हाँ देखो ये है सिचुएशन। हाँ, ठीक है। तो अभी आप ये बताओ, आपने एक वर्ड अभी इंट्रोड्यूस किया है, रीजनेबल अश्योरेंस। अश्योरेंस तक तो हम सेटिस्फाइड हैं कि अश्योरेंस का मतलब कि कंफर्ट दे रहा है मेरा ऑडिटर, ठीक है। अश्योरेंस मतलब मेरा ऑडिटर कॉन्फिडेंस दे रहा है, पर ये रीजनेबल क्यों? मतलब
ये रीजनेबल क्यों? वो ये क्यों नहीं कह रहा कि मैं 100% कॉन्फिडेंस दूंगा, मैं 100% अश्योरेंस दूंगा, 100% कंफर्ट लूंगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं चेक कर रहा हूं उसमें गलतियां नहीं है। मैं ऐसे डंके की चोट के ऊपर बोलूंगा कि कोई आओ और निकाल के दिखा दो एक भी गलती इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैंने चेक करी है। वो ऐसा क्यों नहीं बोल रहा, वो ऐसा डरा हुआ क्यों है? वो एक रीजनेबल मतलब एक लेवल तक ही क्यों अश्योरेंस दे रहा है? वो सीए है, इतनी आप ऑडिट सीख रहे हो अभी, जब आप सीए बन जाओगे बाहर आप ऑडिट करोगे तो आप इतने डरे हुए क्यों? अब डंके की चोट पे बोलो कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने चेक कर दी उसमें कोई गलती निकाल के दिखा दो। वो बोल ही नहीं सकता, वो नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? उसकी जुबान नहीं है? नहीं, जुबान तो है बट फिर भी नहीं बोल सकता, वो मजबूर है। तुम्हारा ऑडिटर मजबूर है। क्या है? मजबूर है। मजबूर क्यों है तुम्हारा ऑडिटर? क्योंकि तुम्हारे ऑडिटर को पता है कि ऑडिट की भी लिमिटेशंस है ना भाई, ऑडिट की भी लिमिटेशंस हैं, ऑडिट में भी कमियां हैं, ऑडिट में भी कमियां हैं। हाँ, और ये लिमिटेशंस की वजह से ही आपका ऑडिटर एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है। मैम अब बस बहुत हो गया सस्पेंस, अभी बता ही दो कि ये रीजनेबल मतलब क्या? रीजनेबल मतलब क्या? रीजनेबल मतलब एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, हाई ज़्यादा लेवल के अश्योरेंस, बट एब्सोल्यूट नहीं, 100% नहीं। ठीक है, तो रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस मतलब इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट 100% एश्योरेंस। ठीक है, तो मतलब मेरा ऑडिटर एक लेवल तक ही एश्योरेंस देता है। ये लेवल कैसी होगी? मॉडरेट मीडियम लेवल से ऊपर की बट 100% से नीचे की। ठीक है, और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो बेचारा मजबूर है, उसको भी पता है ऑडिट की कुछ कमियां हैं। मैम ये कमियां क्या हैं? मैं आपको थोड़ी बहुत बताऊंगी अभी, बाकी हम डिटेल में आपके चैप्टर में पढ़ेंगे, ऐसे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप सुन लो कि क्या है थोड़ी बहुत कमियां। अभी आप मुझे अपना दिमाग लगा के कुछ सवालों के जवाब दो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप जवाब दोगे और फिर हम कमियां निकालेंगे। ठीक है, आप जानते हो ना रिलायंस कंपनी क्या है? ऑफ कोर्स हमें पता है रिलायंस कंपनी क्या है, इतनी सारी उसकी ब्रांचेज हैं, अलग अलग टाइप की वो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, सबको पता है ना रिलायंस कंपनी क्या है। ठीक है, वेरी गुड। अब ये बताओ मुझे कि जो रिलायंस कंपनी है, आपको क्या लगता है कि उसकी पर डे में कितनी ट्रांजैक्शन हो जाती होंगी? मैम उसकी तो मतलब 1000 करोड़ की टर्नओवर है, तो पर डे में तो वो मतलब करोड्स में बात करती होगी, मतलब करोड़ सेल्स, करोड्स में उसकी सेल्स होती होंगी, करोड्स में उसकी परचेजेस होती होंगी, है ना? थाउजेंड्स में भी नहीं, आई थिंक उसके अगर आप टोटल मिलाए तो वो लैक्स करोड्स में चल जाती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट की उसकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो होती होंगी। अच्छा, तो मतलब अगर ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो मतलब आपने देखा ही होगा, +1 +2 में आपने अकाउंट्स बनाए हैं, तो जब आप जर्नल बनाते हो तो जर्नल आप वाउचर से बनाते हो ना? हाँ, तो मतलब अगर सेल हो रही होगी तो बिल तो कटेगा, हाँ बिल तो कटेगा। परचेजेस हो रही होगी, बिल तो कटेगा, हाँ कटेगा। पेमेंट होगी तो वाउचर तो बनेगा, हाँ बनेगा। कहना क्या चाहते हो? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ऑडिटर तो चेक करेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको कल भी बताया कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आएंगी ही आएंगी, उसके साथ साथ जिन चीज़ों की हेल्प से उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी तो चेक करेगा ना आपका ऑडिटर। मतलब सोर्स, जहां से तुम्हारा सोर्स है उन ट्रांजैक्शंस का, जो तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है, उसको भी तो चेक करेगा ना। इसको तुम वाउचिंग कहते हो, वेरिफिकेशन कहते हो, जिसको हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, दोबारा से पॉइंट पे आओ। हाँ, हमें समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई उसकी इतनी ज़्यादा टर्नओवर है तो उसकी बहुत ज़्यादा सेल्स होती होंगी दिन में, बहुत ज़्यादा परचेसेस होती होंगी, बहुत ज़्यादा ही वाउचर बनते होंगे। हाँ, और आपका ऑडिटर तो साल में आता है ऑडिट करने के लिए, स्टैच्यूरी ऑडिटर। ये स्टैच्यूरी क्या है अभी के लिए आप समझो बस, कि ऑडिटर साल में आता है। ठीक है, हाँ साल में आता है। ऑडिट के भी टाइप्स हैं जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका ऑडिटर साल में आता है, तो वो बेचारा, आपको क्या लगता है कि अगर एक दिन में आपके इतने थाउजेंड्स में वाउचर बनते, 1000 नंबर्स में बोल रही हूँ, तो आपके पूरे महीने में कितने और पूरे साल में कितने? वो तो ढेर लग जाएगा, है ना? तो आपके ऑडिटर को तो अब कंफर्ट लेना है, उसको तो कॉन्फिडेंस देना है। वो तो बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी गलतियां नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि वो डंके की चोट पे क्यों नहीं बोल सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 रुपये की गलती भी नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, हमें समझ में आ गया, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स है। अब पॉइंट पे आओ। पॉइंट ये है,
तो ये तो आपको भी पता लग रहा है कि 100% चेकिंग तो आपका ऑडिटर नहीं करने वाला, 100% तो वो चेकिंग नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर वो करेगा तो वो कभी भी रिपोर्ट दे ही नहीं पाएगा टाइम पे। ओके, तो मैम फिर वो करेगा क्या, उसको रीजनेबल एश्योरेंस तो लेनी ही है ना, हाँ लेनी है, तो वो सैम्पलिंग करता है। क्या करता है, सैम्पलिंग। ये आपके सब्जेक्ट में पूरा का पूरा टॉपिक है। वो सैंपल उठाता है, मतलब वो पूरी की पूरी सेल्स के ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करता, वो उसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस को उठाता है, उन्हें चेक करता है, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस लेता है, उनमें देखता है कि उसको कहाँ कहाँ गलतियाँ मिली, और उसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन बनाता है कि उसकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या कंडीशन है, पूरी सेल्स की क्या कंडीशन है। ठीक है, बाकी इसमें और वर्ड्स यूज होते हैं जैसे प्रोजेक्शन एंड एवरीथिंग, जिसको हम सैम्पलिंग में कवर करेंगे। तो मतलब क्योंकि 100% चेकिंग तो आपका ऑडिटर करता ही नहीं है, वो चेकिंग ही सैम्पलिंग करता है, तो वो 100% एश्योरेंस कैसे दे दे, वो चीज़ जो उसके सैंपल में नहीं आई उसमें गलती हुई तो इस वजह से वो बोलता है कि उसकी जब आपकी रिपोर्ट की वर्डिंग होती है ना, वो रिपोर्ट की वर्डिंग भी ऐसी ही होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय मी, जो ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने परफॉर्म करे, उन ऑडिट प्रोसीजर से मुझे जो एविडेंसेस मिले, उन एविडेंसेस के बेसिस पे जो मेरी कंक्लूजन है वो मेरा ओपिनियन है। उसकी वर्डिंग भी रिपोर्ट की, जिसको भी हम आपके सिलेबस में कवर करेंगे, ऐसी ही होती है। तो क्योंकि आपका ऑडिटर 100% चेकिंग नहीं करता, ऑडिट में सैम्पलिंग करता है, सैम्पलिंग की वजह से एक रिस्क अराइज होता है जिसको कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क। अब ये सैम्पलिंग रिस्क क्या है इसको भी बताएंगे हम। सैम्पलिंग रिस्क का मतलब, जो काम मेरे ऑडिटर ने, मान लो अभी के लिए ऐसा समझो, ये आपकी रिलायंस कंपनी है, ये उस रिलायंस कंपनी की सेल्स के ट्रांजैक्शन है, 1 2 3, अभी के लिए इतना मान लो कि इतनी उसकी सेल्स के ट्रांजैक्शन है, ये उसकी सेल्स के ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब आपका ऑडिटर, आपको पता है कि ये टोटल उसकी सेल्स के ट्रांजैक्शन है जितनी भी आपको दिखाई दे रही है। अब आपका ऑडिटर आया, उसने देखा कि इतनी उसकी सेल्स के ट्रांजैक्शन है, उसको समझ में आया कि 100% तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उसने उठाया, एक ये चेक कर लेता हूँ, एक ये चेक कर लेता हूँ, एक ये चेक कर लेता हूँ, एक ये चेक कर लेता हूँ। मैम ये वो कैसे उठाएगा, अपनी मर्जी से, ये मेथड्स हैं जिनको हम आपके चैप्टर में कवर करेंगे। अभी के लिए चूज़ करो कि उसने एक ये उठाया, एक ये उठाया, एक ये उठाया, एक ये उठाया, इनको उसने चेक किया, इनको उसने क्या किया, चेक किया। यहाँ पे जब उसने चेक किया तो उसको क्या मिले, रिजल्ट्स मिले। ऑडिट में ऑडिट प्रोसीजर जब उसने परफॉर्म करे, इन रिजल्ट्स को क्या बोला जाता है, एविडेंसेस। ठीक है, तो उसको क्या मिले, एविडेंसेस मिले। तो ये जो एविडेंसेस मिले, अब उसको एक आइडिया हो जाएगा ना कि उसको जब इन सैंपल के अंदर कितनी गलतियां मिली है, उसको पता लग जाएगा कि अगर उसने ये 4 सैंपल उठाए, 4 में इतनी गलतियां, तो पूरी सेल्स में कितनी गलतियां होंगी। ठीक है, तो ये होती है सैम्पलिंग। अब मेरी बात सुनो, अगर ये जो भी उसने काम किया, अब इसने जो सैंपल उठाए, इस पर कोई कुछ ना कुछ उसने प्रोसीजर परफॉर्म करे होंगे ना, उसने चेकिंग करी होगी, चेकिंग करने के लिए उसने कोई ना कोई प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करे होंगे, उन प्रोसीजर को हम आपके सिलेबस में कवर करेंगे। उसने ये प्रोसीजर जब 4 सैंपल के ऊपर परफॉर्म करे, तो उसको जो भी रिजल्ट मिला, एक ये सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, अगर इन्हीं प्रोसीजर्स को वो सारे के सारे सैंपल के ऊपर परफॉर्म करता, उसको जो रिजल्ट मिलता, रिजल्ट नंबर 2, अगर रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को रिस्क कहते हैं। मतलब इन डिफरेंस को जो आपका है, इसको सैम्पलिंग रिस्क कहते हैं। मतलब रिस्क का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपका सैम्पलिंग रिस्क का मतलब हुआ कि आपका ऑडिटर अगर सेम ऑडिट प्रोसीजर्स को आपकी पूरी पॉपुलेशन, मैम ये क्या वर्ड यूज़ करो, आपको हम सैम्पलिंग में सिखाएंगे पॉपुलेशन क्या होती है, आपके इस पूरे के पूरे सेल्स के ऊपर अप्लाई करता सेम ऑडिट प्रोसीजर को, और अगर उससे डिफरेंट रिजल्ट मिले, उसको कहते हैं रिस्क। कि मतलब अगर आप 100% चेकिंग कर रहे हो और जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, और जो आपने सैम्पलिंग करी और जो आपको रिजल्ट मिले, एक रिस्क रहता है कि उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि हो सकता है ना कि जो उसने सैंपल नहीं उठाए उनमें गलती हो, फिर
ऐसे रिस्क को सैम्पलिंग रिस्क कहते हैं। तो इन सैम्पलिंग रिस्क भी आपकी क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन है। जिस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है इसे कहते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। जिस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है वो एक लिमिटेशन लगा देता है कि आपका ऑडिटर 100% ये नहीं बोल सकता कि ऑडिट जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करी है उसमें कोई भी गलतियां नहीं है। ठीक है मैम, और क्या लिमिटेशंस है? और भी हैं। मैंने एक तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या लेती है, एस्टिमेट लेती है। तो जब तुम खुद एस्टिमेट ले रहे हो तो मैनेजमेंट अगर कहीं पे वो ये बोल रही है कि इस साल मेरे पास अगर 2 लाख रुपए के डेटर हैं तो 2 लाख में से 10% के हो जाएंगे बैड डेट, तो मैनेजमेंट खुद एस्टिमेट ले रही है, तो आपका ऑडिटर 100% कभी ये नहीं बोल पाएगा कि मैनेजमेंट की ये एस्टिमेट 100% सही है या गलत है, क्योंकि एस्टिमेशन की वजह से एक एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी अराइज होती है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मतलब जिस वे से आपकी मैनेजमेंट भी रिपोर्टिंग करती है वो भी एक लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल जो आपका अश्योरेंस है वो रीजनेबल होगी, 100% नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है, बाद में जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आया रीजनेबल एश्योरेंस होती क्या है? हाँ जी, समझ में आया। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होती है। ये होती है 100% एश्योरेंस, और ये लिखा भी हुआ है, रेयरली अटेनेबल इन ऑडिटिंग। हो ही नहीं सकती, रेयरली क्या, इट कैन नॉट बी डन इन ऑडिट, क्योंकि ऑडिट की लिमिटेशंस है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग एन एंटिटी। कल जब हम स्टेप समझ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि प्लानिंग करने के बाद आपका ऑडिटर क्या करता है, एंटिटी को समझता है। तो ये क्या हो रहा है, अब मेरी बात सुनो। आपके पास कौन आया है, रिलायंस। मैम ये क्या आप इतने दिनों से, मतलब 2 दिन से आप सिर्फ कहानियाँ बता रहे हो, इसका कुछ ऑडिट में लेना देना भी है या नहीं? ट्रस्ट मी, इसका ऑडिट में बहुत ज़्यादा लेना देना है, बहुत ज़्यादा लेना देना है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लेना देना है। आप ऑडिट ही पढ़ रहे हो, बट आप ये लगा लो कि आप अपना ऑडिट का सार पहले पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अभी बहुत ध्यान से सुनते जाओ। जितनी अच्छे से आपको ये कहानी आएगी, जितनी अच्छे से आपको ये बातें समझ में आएंगी, उतने ही अच्छे से आपको अपना सिलेबस आएगा। तो अगर ये क्लास लेनी है आपको, तो आपको इस कहानी को सुनना ही पड़ेगा। जो एफर्ट हम एडवांस में डाल रहे हैं वो एफर्ट आपको बाद में डालने पड़ेंगे खुद से, अगर आप अच्छे से नहीं अपनी पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, तो आप इतनी जल्दी मत क्या करो, सिर्फ तुम्हें 11 चैप्टर पढ़ने हैं यार, सिर्फ 11 चैप्टर। और ये 11 चैप्टर बहुत छोटे लगेंगे आपको ये फाउंडेशन क्लासेस करने के बाद। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ट्रस्ट मी। ठीक है, ओके, क्या कर रहे थे, मैं भूल गई। हाँ, अंडरस्टैंडिंग एन एंटिटी। मैंने क्या बोला, आप कौन हो? मैम अभी तक तो हम कुछ भी नहीं बने हैं। कोई बात नहीं, इमेजिन कर लो कि आप बन गए हो सीए। तो मतलब आप सीए बन गए हो और आपके पास रिलायंस कंपनी का ऑडिटर आया है, मतलब सॉरी रिलायंस कंपनी आई है कि ऐसा करो प्लीज़ मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक कर दो ना, मुझे ओपिनियन दे दो ना, मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे यूज़र्स हैं ना, वो मांगते हैं। मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हम लोन तो देंगे, पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ला के दो। इन्वेस्टर्स कहते हैं इन्वेस्ट तो करेंगे, पहले तुम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ला के दो, तो प्लीज़ मेरी ऑडिट कर दो। तो तुम कहते हो कि ठीक है यार, ला तेरी ऑडिट करता हूँ मैं। ठीक है, तो कहता है ला अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेकर आ। वो ले आया अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो क्या जो वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस बाकी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो वो लेकर आ रहा है, तुम सीधा ऑडिट करना शुरू कर दो। मतलब तुमने उस क्लाइंट को समझ लिया क्या? हमें क्लाइंट भी समझना है। नहीं तो तुम क्लाइंट नहीं समझोगे। मतलब कैसे? देखो, तुम्हें पता है कि वो जो रिलायंस कंपनी तो बहुत टाइप की इंडस्ट्री में काम करती है, स्टील में, आयरन में, केमिकल्स में, पता नहीं कहाँ कहाँ है रिलायंस कंपनी। तो रिलायंस ट्रेंड क्लोथिंग में भी। तो तुमने समझ लिया कि तुम्हारे पास क्या ऑडिट आई है, तुमने समझ लिया जो तुम्हारा क्लाइंट है उसका बिजनेस का नेचर क्या है। नहीं मैंने तो नहीं समझा, मैंने सिर्फ उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी। अच्छा, मतलब तुमने नहीं समझा? नहीं, तुमने नहीं देखा कि बैकग्राउंड में उसका क्या सीन चल रहा है, मतलब उसका पास्ट में क्या था, उसके प्रमोटर क्या हैं, तुमने नहीं समझा? नहीं मैंने नहीं समझा। अच्छा, और तुमने ये देखा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारी रिलायंस कंपनी लेकर आई है, रिलायंस कंपनी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन से सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाती है?
अब आज के टाइम पे कोई पेन पेपर पे तो अपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता नहीं है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो वो यूज़ करता है। जैसे कि अगर आप छोटी छोटी आप अपनी दुकानों को देखो तो वहाँ पे टैली यूज़ होता है। वैसे जो बड़ी एंटिटीज़ होती हैं जैसे कि वो सैप वगैरह यूज़ करती हैं, तो तुमने पूछा रिलायंस कंपनी से कि भैया तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ करते हो, मतलब कि कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, तुमने उसको पूछा? नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। अच्छा, मतलब तुमने ये नहीं पूछा कि वो किस टाइप के बिजनेस में काम करती है, उसका पास्ट क्या है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्या है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आई हुई है या नहीं। तुमने अपने क्लाइंट को समझा ही नहीं, तुमने कुछ नहीं जाना उसके बारे में, बस हाँ भर दी। हाँ, अच्छा, तुम्हें ये भी नहीं पता कि उस एंटिटी के सिस्टम्स क्या हैं एंड प्रोसीजर्स क्या हैं। मतलब अगर वो एंटिटी परचेज करती है तो पूरा परचेज होता कैसे है, वहाँ पे परचेज करने का सिस्टम क्या है। एंटिटी सेल्स करती है तो सेल्स कैसे उसकी प्रोसीड होती है, टेंडर निकलवाती है, क्या करती है वो, ठीक है। सेल्स की ऑथराइजेशन कैसे होती है, उसका अप्रूवल कैसे होता है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, किस पॉइंट पे होती है। तुमने कुछ नहीं समझा। नहीं, हमने कुछ नहीं समझा, हमने सिर्फ हाँ भरी कि हम कर देंगे तुम्हारी ऑडिट, बस हम दे देंगे ओपिनियन। भाई तुम ओपिनियन तो दे दोगे, बट ओपिनियन तो तुम्हें देना क्या है, ओपिनियन में कॉन्फिडेंस तो लेना है ना। तो तुम कॉन्फिडेंस लोगे कैसे जब तक तुमने अपने क्लाइंट को समझा ही नहीं। तो जब तुम प्लानिंग करोगे उसके बाद जो तुम पहली चीज करते हो वो करते हो अंडरस्टैंडिंग योर एंटिटी। अच्छा, मैं अपनी एंटिटी को समझता हूँ। यस, तुम अपनी एंटिटी को समझते हो, तुम्हारी एंटिटी किस टाइप के बिजनेस में काम कर रही है, कैसे प्रोडक्ट बनाती है, कैसे सर्विसेज देती है, किस किस एरिया में उसकी यूनिट है, मेरे स्कोप में क्या चीज़ें आती हैं, पास्ट का उसका क्या ट्रेंड रहा है, उसके प्रमोटर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंडरस्टैंडिंग में आती है। उसने किस टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम्स यूज़ करे हैं, ये आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। उसके इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं, क्या उसके इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऑडिट के लिए। उसके इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं। मैम क्या हो गया, आपका टेप रिकॉर्डर अटक गया है क्या? नहीं, मेरा टेप रिकॉर्डर नहीं अटका है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ये वर्ड ताकि आपको याद हो जाए। उसके इंटरनल कंट्रोल क्या हैं? अरे क्या हैं ये इंटरनल कंट्रोल? ये हैं आपके सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। थैंक गॉड आपका ये टेप रिकॉर्डर आगे बढ़ा, हमें तो लगा कि आप अटक ही गए। ये क्या है आपके सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। दोबारा बताओ यार, क्या सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स? अच्छा तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे बताओ क्या जब तुम अपनी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो उस टाइम पे तुम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो ना? कैसे यार, किसी भी एंटिटी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में एक तो परचेजेस होती होंगी, हाँ, एक तो सेल्स होती होंगी, हाँ, एक तो इनकम होती होगी, और एक तो क्या होता होगा, वेरी गुड, एक तो एक्सपेंस होता होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी एंटिटी परचेजेस करती है कोई सिस्टम होगा उसका, ताकि हर बार जैसे परचेजेस हो तो एक ही वे से हो? ऑब्वियसली होगा ना यार, हर जगह पे सिस्टम्स तो होते ही है ना। हाँ, तो जब सेल्स करती होगी तो प्रॉपर कोई ना कोई सिस्टम होता होगा ना कि कैसे वाउचर बनेगा, किसके साइन होंगे, ये सारी चीज़ें, कैसे आपका प्राइस डिसाइड होगा, ये क्या है तुम्हारी सेल्स का पूरा प्रोसीजर होगा उसके पास। हाँ, और ऐसे ही इनकम के लिए भी और ऐसे ही एक्सपेंस के लिए भी। हाँ, तो ये क्या हैं? ये सिस्टम्स हैं। हाँ, ये सिस्टम्स हैं, ये प्रोसीजर्स हैं, ये प्रोसीजर्स हैं। ऑडिट में तुम क्या बोलोगे इन्हें? ऑडिट में तुम्हें इनको बोलना है इंटरनल कंट्रोल। क्या बोलना है? इंटरनल कंट्रोल। तो सिस्टम और प्रोसीजर्स जो आपकी मैनेजमेंट ने लगाए हैं उन्हें कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। इन्हें इंटरनल कंट्रोल क्यों बोला जाता है? इंटरनल का मतलब क्या, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगे हैं ना ये, इसलिए इंटरनल। और ये कंट्रोल क्यों, आप मुझे बताओ। रूल्स रेगुलेशन, सिस्टम प्रोसीजर, ये बनाने की रीज़न क्या है? मतलब तुम किसी आदमी का खून नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जेल हो जाएगी ना, सज़ा हो जाएगी, फांसी की सज़ा हो सकती है। मतलब रूल्स रेगुलेशन इसलिए बने हैं कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है उन्हें बनाने का। हाँ, तो इसी वे से तुम्हारी मैनेजमेंट के ये जो सिस्टम है, प्रोसीजर्स हैं, ऑडिट में इन्हें बोला जाता है इंटरनल कंट्रोल। ये इंटरनल कंट्रोल
कर लगाने के भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव तो होंगे। तो मैम क्या हो सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव, बाद में फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तुम अपना दिमाग लगाओ। मैं चाहती हूँ तुम्हारे होराइजन्स खुले। ये रीजंस क्या हो सकते हैं ऑडिट के, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के। मैम आपने अभी बताया कि जो सिस्टम्स होते हैं और जो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होते हैं कि मैनेजमेंट चाहती है कि जो भी उसकी ट्रांजैक्शंस हैं, इनकम की, एक्सपेंस की, है ना, रेवेन्यू की, परचेजेस, ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो ट्रांजैक्शंस शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड, मतलब सही वे से अकाउंटिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपकी मैनेजमेंट अपने जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना चाहती है। ठीक है, मतलब आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को सही करना चाहती है। तो ये उसका एक गोल है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। दूसरा, उसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो सही से हो, इसको इंश्योर करना उसका गोल है। ठीक है, तीसरा, जो उसके एसेट्स हैं वो बचे रह सके। अभी इस मोमेंट पे आपको क्या पता होना चाहिए सिर्फ कि इंटरनल कंट्रोल्स, कुछ तो सिस्टम्स प्रोसीजर्स हैं जो आपकी मैनेजमेंट ने लगाए हैं। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए ही लगाए हैं ये चीज़ें, ताकि गलतियां ना हो। कंट्रोल मतलब क्या, कंट्रोल करना, ताकि गलतियां ना हो। बाद में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करनी है हमें। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ वापस, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने टॉपिक से भटको। टॉपिक क्या है कि ये होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग एन एंटिटी। मेरे ऑडिटर के पास जब रिलायंस कंपनी आएगी कि आओ मेरी ऑडिट करो, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेगा पहले एंटिटी की। ऐसे नहीं वो हाँ बोल देगा कि हाँ चलो मैं कर लेता हूँ तुम्हारी ऑडिट। ठीक है, वो समझेगा एंटिटी के ऑपरेशंस को, वो समझेगा उसके बिजनेसेस को, उसके प्रोडक्ट को, उसकी सर्विसेज को, उसके ज्योग्राफीज को। वो समझेगा कि इस पर्टिकुलर एंटिटी में कहाँ कहाँ पे रिस्क है, और उस रिस्क को हटाने के लिए क्या उसने कंट्रोल्स लगाए हैं। तो वो जब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा एंटिटी की, तो वो आपके इंटरनल कंट्रोल को भी समझेगा, उसके सिस्टम, उसके प्रोसीजर्स को भी समझेगा। ठीक है, फिर वही वर्ड आ गया इंटरनल कंट्रोल। जितना मुझे बताना चाहिए था मैं बता चुकी हूँ। ये पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जो आपकी मैनेजमेंट क्यों लगाती है, ताकि आपके एसेट को बचा सके। किससे बचाएगी मेरी मैनेजमेंट एसेट से? एसेट को आपके खुद के एम्प्लॉयज से, मेरे एम्प्लॉयज से। हाँ, आपके खुद के एम्प्लॉयज ही तो फ्रॉड करते हैं। अच्छा, ठीक है, और उसके साथ साथ ताकि वो इंश्योर कर सके जो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो भी सही वे से हो रही है। बाद में जाके डिस्कस करेंगे कि आपके इंटरनल कंट्रोल का पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है, और बहुत ही नाइटमेयर लगता है, पर हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है मैम, अगला वर्ड बताओ यार, बहुत हो गया। अगला वर्ड है आपका ऑडिट प्रोसीजर्स। मैं बता चुकी हूं ना, क्या मैंने क्या बोला, ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या। अभी तक तो हमें डेफिनेशन से तो ये पता लग रहा है कि ओपिनियन देना है हमें। ठीक है, और आपने हमें ये भी बताया कि ओपिनियन जब वो देगा, वो कौन, ऑडिटर। तो ऐसा बोलो ना कि जब ऑडिटर ओपिनियन देगा तो वो चेकिंग करेगा। हाँ, और जब वो चेकिंग करेगा तो चेकिंग में वो कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा ना। चेकिंग में वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, काम करेगा ना। इसे तुम सिर्फ इतना बोलो, काम करेगा ना कुछ ना कुछ। हाँ, तो ऑडिट में इन्हीं प्रोसीजर्स को बोला जाता है ऑडिट प्रोसीजर्स। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है मैम, प्रोसीजर हमें पता लग गया। ये कौन सा नया वर्ड आ गया है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये भी है कोई प्रोसीजर? हाँ जी, ये भी है। ये कैसे परफॉर्म होगा? देखो ऊपर आओ दोबारा से, कहाँ पे आए मैम, यहाँ पे आओ। अभी आपने ऊपर क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग जब आप ऑब्टेन करोगे एंटिटी की, तो फटाफट वहाँ पे एक चीज़ देखो क्या लिखी है। अंडरस्टैंडिंग क्यों ऑब्टेन की जाती है? ताकि आप एंटिटी के ऑपरेशंस को समझ सको और उसके रिस्क को समझ सको। रिस्क, रिस्क को समझ सको। किस चीज़ का रिस्क? आपका ऑडिटर क्या ढूंढ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? मैम ऑडिटर अभी तो बताया था आपने, मिस स्टेटमेंट ढूंढ रहा है। बस बस इसी चीज़ का रिस्क, इसी चीज़ का रिस्क, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, गलतियां होने का रिस्क।
अभी गलतियां हुई नहीं है। रिस्क क्या होता है कि गलतियां हो सकती है, आग लगने का रिस्क है, आग लग गई क्या, नहीं लग सकती है, तो उसको रिस्क कहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है आपका ऑडिटर कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ठीक है, रिस्क असेसमेंट मतलब क्या, आपका ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना, उस टाइम पे उसको रिस्क ढूंढना पड़ता है। मैम वो रिस्क क्यों ढूंढेगा, वो सीधा ही गलतियां ढूंढ लेना, पहले ही गलतियां ढूंढ ले, नहीं, वो पहले आपकी जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा ना एंटिटी की प्लानिंग करने के बाद, तो उस टाइम पे उसको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ रिस्क है। कैसे, समझो मेरी बात, जब उसने आपकी एंटिटी को समझा, वो आपकी मान लो कि आपको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अभी आप अपने दिमाग को खोल लो, बस मतलब खोल लो अपने दिमाग को, ऐसे चलो कि पिक्चर चल रही है तुम्हारे सामने। क्या, मान लो कि तुम्हारे पास रिलायंस कंपनी का जो रिलायंस कंपनी आई कि मेरी ऑडिट कर दो, तुमने बोला ठीक है कर देंगे। तुमने अभी सीख लिया कि हमें पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि हम कर देंगे। ठीक है, अब तुम अंडरस्टैंडिंग लोगे कैसे, तुम क्या पढ़ोगे, रिलायंस कंपनी के बारे में पढ़ोगे, गूगल पे देखोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन्स में उसके करंट रिपोर्ट क्या है, उसका पास्ट में क्या था, उसके पास्ट में भी किसी ने उसकी ऑडिट करी है, उसकी रिपोर्ट पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें समझोगे ना, कहाँ कहाँ पे उसके प्रोडक्ट हैं, उसकी सर्विसेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें तुम समझोगे। तो जब तुम पढ़ाई कर रहे होगे, जब तुम एंटिटी को समझ रहे हो, उसके इन्वायरमेंट को समझ रहे हो, उसके प्रोडक्ट उसकी सर्विसेज को समझ रहे हो, उसमें लगे हुए कंट्रोल्स को समझ रहे हो, उसके सिस्टम उसके प्रोसीजर्स को समझ रहे हो, उसके अकाउंटिंग सिस्टम्स को समझ रहे हो, तो तुम्हें कुछ मिल रहा है ना, क्या, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी दो वे से हो सकती है ना, या तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उस एंटिटी को लेकर, या तो खराब अंडरस्टैंडिंग होगी। कुछ तो तुम अपना दिमाग बनाओगे ना, ऑब्वियसली बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब जब तुम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो, उसी टाइम पे ही आपके ऑडिटर को रिस्क पता लग जाता है कि एंटिटी के किस एरिया में गलतियां होने का रिस्क कम या ज़्यादा है। कैसे, जब वो आपका अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को पढ़ेगा, सिस्टम्स को और प्रोसीजर्स को समझेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे सिस्टम कम, आप उसके आपके एंटिटी के सिस्टम वीक हैं, कहाँ पे सिस्टम ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जहाँ पे सिस्टम वीक होंगे वहाँ पे रिस्क गलतियाँ होने का ज़्यादा होगा, जहाँ पे आपके सिस्टम अच्छे होंगे वहाँ पे रिस्क उसका कम होगा। ठीक है, इन्हीं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को, मतलब एक ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स जिसकी हेल्प से आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट करता है, उन्हें कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ये, एक एक चीज़ जो इस वर्ड्स में लिखी है, इन फाउंडेशन क्लासेस में लिखी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपकी हाई हेलो करवा रही हूँ ऑडिट से, और वो भी ऐसे वे से कि आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, आपका बेस बनेगा। ठीक है, और अनडाउटली मेरी क्लासेस ऑब्वियसली बाकी टीचर से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जिस वे से मैं डिस्कस करती हूँ चीज़ें, जो चीज़ मुझे नहीं मिली एज अ स्टूडेंट, दैट थिंग इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू। इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू टेक इट। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं, मैंने भी 2 बार ऑडिट की क्लास ली थी फाइनल में, ऑडिट एक बार भी नहीं मैं समझ पाई थी, एंड आई एम नॉट लाइंग अबाउट इट, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई स्वेयर मैंने 2 बार क्लासेस ली थी, और मतलब दोनों में से मेरे को एक बार भी अच्छे से समझ में नहीं आई। एक टीचर की इंटरेस्टिंग लेवल बहुत ज़्यादा थी, मतलब ठीक ठाक पढ़ाता था वो, बट कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़ीरो। दूसरे टीचर की कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी थी, एक्सपीरियंस टीचर थे वो, एंड बट मज़ा नहीं आता था क्लास में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हेयर इज़ कि आपको दोनों चीज़ें मिले। बहुत सारे टीचर ऐसे जो सिर्फ आपको वर्ड से बताएंगे और आपको लगेगा आपका सिलेबस हो गया, यू आर गुड टू गो, आपके नंबर भी आ जाएंगे, एग्जामिशन भी आ जाएगी, और अभी फाइनल में आप जाके आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि फाइनल का ऑडिट आपसे कंसेप्ट क्लैरिटी मांगता है, और जब आप सीए बन जाओगे तो आप आधे अधूरे सीए बनोगे। ठीक है, तो आपका ब्रेड बटर है ये सब्जेक्ट, तो उतनी इज्जत दो इस सब्जेक्ट को। ऑडिट में सबसे ज़्यादा जॉब ऑफर होती हैं, अकाउंट से भी ज़्यादा, टैक्सेशन से भी ज़्यादा, और इसको कम इज्जत देते हैं हमारे अपने बच्चे। ठीक है, एनीवेज, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या हुए, जिसकी हेल्प से आपका ऑडिटर रिस्क ढूंढता है कि एंटिटी के किस किस एरिया में मिस स्टेटमेंट होने का रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद जब उसको पता लग जाएगा, अब अपना खुद का दिमाग लगाओ ना,
क्या दिमाग लगाओ, तुम हो ना ऑडिटर। अब मान लो कि तुमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, तुम सिर्फ कहानी अभी सुनते जाओ, तुमने क्या करी है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी। अब तुमने जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी तो तुमने क्या परफॉर्म करे होंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो तुम्हें ये पता लग गया कि एंटिटी के किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे कंट्रोल्स हैं, मतलब क्या सिस्टम्स है, क्या प्रोसीजर है। जब तुमने उन सिस्टम्स को देखा, उन प्रोसीजर्स को समझा, तो तुम्हें पता लग गया कि अच्छा परचेज डिपार्टमेंट में ये सिस्टम्स हैं, ये इसकी सेल्स के डिपार्टमेंट में ये सिस्टम है, ये इसके कैश के डिपार्टमेंट में ये सिस्टम है, HR की पॉलिसीज़ ये हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो तुम्हें ये समझ में आ गया यहाँ से जब तुमने सिस्टम पढ़े कि किस एरिया में रिस्क ज़्यादा है, किस एरिया में रिस्क कम है, किस एरिया में रिस्क ज़्यादा है, किस एरिया में रिस्क कम है। इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया। हाँ, इतना हमें समझ में आ गया। इससे होगा क्या, इस अंडरस्टैंडिंग को बेस बनाकर, अभी तो उसने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी है ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, इस अंडरस्टैंडिंग को बेस बनाकर आपका ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, अपनी चेकिंग करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। अच्छा मैम, इस अंडरस्टैंडिंग को वो बेस कैसे बनाएगा, इस अंडरस्टैंडिंग को वो बेस कैसे बनाएगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, फटाफट बताओ। जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे काम ज्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा, ओब्वियसली काम ज़्यादा होगा। मतलब जहाँ पे रिस्क ज़्यादा वहाँ पे काम, मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स भी ज़्यादा, और जहाँ पे रिस्क कम वहाँ पे काम भी कम, वहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स भी कम। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपके ऑडिटर के चेकिंग का, उसके प्रोसीजर्स का बेस बनते हैं कि उसको किस एरिया में कितना घुसकर चेक करना है। ओके, और इन ऑडिट प्रोसीजर्स को ऑडिट में कहा जाता है फर्दर, बोलो मेरे साथ क्या, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट आप जब ऑडिट पढ़ोगे ना आपको ये सब कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको ये याद करने की कोई चीज़ नहीं, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होंगे आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्यों होंगे, क्योंकि इनको बाद में परफॉर्म किया गया ना, फर्दर परफॉर्म किया गया, मतलब एक स्टेप लिया ऑडिटर ने, उसके बाद अगला स्टेप उसका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था उसका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अंडरस्टैंडिंग जब उसने ऑब्टेन करी, उस अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे ही उसको रिस्क की असेसमेंट हो गई, किस एरिया में कितना रिस्क है, उसको बेस बनाया, अपना अगला स्टेप लिया कि मैं इस एरिया में इतनी चेकिंग करूंगा, इसको कहते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, दूसरा नाम इनका रिस्पॉन्सेस भी है, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यही होते हैं आपके एडिशनल बोल लो इनको, या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बोल लो। ठीक है, ये आगे नाम दिए हैं जिसके ऊपर अभी आपको डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये भी अभी के लिए आप मान लो सिर्फ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप इनको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अगर मैंने आपको अभी समझाया तो मुझे और चीज़ें समझानी पड़ेंगी। ठीक है, फिर आता है ऑडिट एविडेंसेस। अभी तक तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये ऑडिट एविडेंसेस किस बला का नाम है। ये ऑडिट एविडेंसेस, देखो अब तुम स्टेप देखते जाओ, तुम्हें अभी ऑडिट समझ में आ रही होगी, तुम्हें यहाँ से तो ऐसा लग रहा होगा ये क्या लिख दिया है, बट अभी तुम अगर स्टेप देखते जाओगे तो तुमने क्या किया है, प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद तुमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे ही तुमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, वहाँ से जो भी रिजल्ट आए उनको बेस बनाकर तुमने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे। यही तुम्हारी ऑडिट है, यही तुम्हारी ऑडिट है। स्टेप नंबर 4 में मैं तुम्हारी ऑडिट खत्म कराऊंगी, बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, तो ये क्या हुए, तुम्हारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हुए। मैम, जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करेगा, जो मेरे ऑडिटर को रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे अभी तो बताई दो प्लीज़, उन्हें क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एविडेंसेस। और क्योंकि वो ऑडिट के एविडेंसेस हैं तो उन्हें ऑडिट में क्या कहा जाता है, ऑडिट एविडेंसेस। यही बात है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके ऑडिटर को मिली टू सपोर्ट द कंक्लूजन। ये क्या बात बोल गया कि सपोर्ट द कंक्लूजन। सुनो, इन ऑडिट एविडेंसेस को हमने फर्स्ट, जो आपकी फर्स्ट डेमो क्लास थी उसमें बताया था, वो इन ऑडिट एविडेंसेस के साथ आपका ऑडिटर करेगा क्या, इन ऑडिट एविडेंसेस को भी आपका ऑडिटर बेस बनाएगा। ठीक है, इनका एनालिसिस करेगा, बताया था ना, इनसे इंटरप्रिटेशन निकालेगा, और जो भी इस एनालिसिस का रिजल्ट होगा उससे अपना ओपिनियन वो देगा।
ठीक है, तो ये बात क्या लिखी हुई है यहाँ पे कि ऑडिट एविडेंसेस वो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मतलब आपके ऑडिटर को जो रिजल्ट मिले, जो आपका ऑडिटर यूज करता है टू सपोर्ट देयर कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब जो भी उसका ओपिनियन है। ठीक है, फिर कहता है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस क्या हैं। आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं है, इसके अलावा एक और चीज़ पढ़ लेंगे, रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस, फिर इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है मैम, ज़रूरी है ये समझना? यस, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये आपके बैच की ड्यूरेशन वैसे ही कम कर देगा जब हम आपकी क्लासेस में जाएंगे। ठीक है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आउटस्टैंडिंग होगी, आई कैन प्रॉमिस यू। आपको मज़ा आएगा, पता है क्यों आएगा मज़ा? क्योंकि आपको चीज़ें आती होंगी। जब आपको कोई चीज़ आती है तो उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में आती है। ठीक है, तो आप फटाफट इधर आओ आप इससे। ऑडिट एविडेंसेस, इनका भी कोई ना कोई नेचर होना चाहिए। हर एक ऑडिट एविडेंसेस को आपका ऑडिटर यूज नहीं कर सकता। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली अपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने से, उसका कुछ नेचर होना चाहिए। मैम, कैसा नेचर होना चाहिए? वो सफिशिएंट होनी चाहिए, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, वो आपके एप्रोप्रिएट होने चाहिए। ठीक है, वो आपके रिलायबल होने चाहिए, वो आपके रेलिवेंट होने चाहिए। यही आपका आज का लास्ट डिस्कशन का पॉइंट है। हर एक ऑडिट एविडेंसेस जो मेरे ऑडिटर को प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से मिले, वो उनको यूज नहीं कर सकता अपनी कंक्लूजन बनाने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। वो तब ही यूज करेगा अगर वो सफिशिएंट हैं, अगर वो अप्रोप्रिएट हैं, अगर वो रिलायबल हैं, अगर वो रेलिवेंट हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सफिशिएंट का मतलब है उनकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि आप उनको यूज कर सको टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स। तो सफिशिएंसी रेफर टू द क्वांटिटी। ठीक है, मतलब उनका नंबर ऑफ एविडेंसेस उसके पास इतने होने चाहिए कि वो उसके ऊपर भरोसा उस पर ले सके। ठीक है, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है कि उन ऑडिट एविडेंसेस की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। क्वालिटी मतलब, क्वालिटी कैसे पता लगेगी? वो डिपेंड करता है कि उसने ये ऑडिट एविडेंसेस कहाँ से लिए हैं। कहाँ से मतलब इनका सोर्स क्या है। इसका क्या मतलब हुआ? अब मेरी बात सुनो, जो ऑडिट एविडेंसेस आपका ऑडिटर कंपनी के अंदर से ही लेगा, क्या वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे, या जो वो बाहर से लेगा वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे? मैम, वो तो फिर बाहर से लेगा वो ज़्यादा अच्छे होंगे। कैसे? क्योंकि आपकी ऑडिट एविडेंसेस का मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन ही हुई ना। ये क्या है? ये इन्फॉर्मेशन ही है, ओरल है, रिटन है तो इन्फॉर्मेशन ना। तो जो इन्फॉर्मेशन उसको कंपनी के अंदर से ही मिली, कंपनी के लोगों से ही मिली, तो उस इन्फॉर्मेशन के अंदर तो मैनिपुलेशन हो सकती है ना। तो इसका मतलब जो वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स से लेगा उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। यस, तो आपका जो कंसेप्ट है, एक हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे आगे जाके, एसे नंबर 500, ये कहता है कि ऑडिट एविडेंसेस वही यूज किए जाएंगे टू ड्रॉ द कंक्लूजन, टू मेक द बेस फॉर द ओपिनियन, जो सफिशिएंट होंगे, जो अप्रोप्रिएट होंगे, जो जिनकी क्वांटिटी इतनी होगी कि उसके ऊपर हम भरोसा कर सके, जिनकी क्वालिटी ऐसी होगी कि भरोसा किया जा सके, कंक्लूजन ड्रॉ की जा सके, आपके ऑडिटर को कॉन्फिडेंस मिल सके। ठीक है, दो वर्ड समझ में आ गए। सफिशिएंसी का मतलब कि उनकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, और आपकी एप्रोप्रिएटनेस का मतलब कि उनकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ये रिलायबल और रेलिवेंट का मतलब क्या? रिलायबल का मतलब हुआ कि वो ऐसे होने चाहिए कि भाई जिनके ऊपर भरोसा भी किया जा सके। ठीक है, आप इसी सोर्स को यहां से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा रेलिवेंट का मतलब क्या हुआ? वो जो आपके इंफॉर्मेशन है आपके उस सर्कमस्टांस में रेलिवेंट भी होनी चाहिए। बिल्कुल ही इरेलीवेंट एविडेंस
अगर आप बोल रहे हो कि मुझे एविडेंसेस मिल गए बट उसका आपकी उस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, जिस सिचुएशन के ऊपर आप कंफर्ट लेना चाहते हो, तो वो रेलिवेंट नहीं बोले जाएंगे। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे लिखी कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस का मतलब क्या कि भाई सफिशिएंसी का मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री क्वांटिटी होनी चाहिए और अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस, ताकि आपका ऑडिटर अपने ओपिनियन को सपोर्ट कर सके। ठीक है, फिर आता है रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी और रेलिवेंट का मतलब होता है ये प्रिटेंडेंट, पता नहीं कितना मुश्किल वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्टिनेंट। ठीक है, रेलिवेंट एंड रिलायबल। तो रेलिवेंट का मतलब होता है कि उस सिचुएशन में वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, और रिलायबल का मतलब होना चाहिए और होता है कि ट्रस्टवर्दी वो होने चाहिए। ओके, तो यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया। अब यहाँ से आपको चीज़ें बल्कि लगना शुरू हो जाएंगी, बल्कि इन द सेंस जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा तो आपका पीछे की चीज़ें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। समझ लो मैं क्या कह रही हूँ। जब आपने डेमो लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, क्योंकि आपके पास दिमाग के पास रखने के लिए सिर्फ एक लेक्चर की चीज़ है। डेमो लेक्चर नंबर 2 जाएगा तो चीज़ें और बढ़ेंगी, अभी तीसरा हो गया है तो और बढ़ेंगी, चौथा लेक्चर आएगा तो और बढ़ेंगी। जैसे जैसे सिलेबस आएगा तो ये पूरा का पूरा बर्डन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा आपके ऊपर। अब इसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, रिवीजन करनी है, भूलना नहीं है सब्जेक्ट को, आपको याद रखना है, जो मैं बोल रही हूँ उसको दोबारा से सुनना है। फाउंडेशन क्लासेस ये जो है ना आपकी, ये मैं अलग से दूंगी, मतलब क्लासेस में भी बैच के अंदर भी दूंगी। तो अगर आपने यूट्यूब पे देखा है दोबारा से भी आप इन क्लासेस को देख सकते हो। जब भी आपको लगता है कि यार ऑडिट खत्म होगी है ना, बट मुझे ऑडिट के टच में आना है, तो भी आप फाउंडेशन क्लासेस देख सकते हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आपका सार है ये, सार, ऑडिट का सार है ये फाउंडेशन क्लासेस। अब यूं आ जाओगे वापस से टच में और फिर आप ऑडिट को पढ़ना वापस से। आपको समझ में आ रहा है? ये आपको अभी शायद इसकी रेलिवेंस नहीं पता लगेगी, क्योंकि अभी तो मैं आपको सिलेबस करवाऊंगी, लेकिन जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप और सब्जेक्ट की क्लासेस लोगे, तो आपके दिमाग के अंदर उनके कंसेप्ट भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें और होंगी। तो ये चीज़ आपके जो हम अभी कर रहे हैं ये आपके लिए फेड अवे होती जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम के अंदर अगर जब भी आप अपनी बुक उठाओगे, बुक उठाने से पहले ये फाउंडेशन क्लासेस देख लेना। ये आपकी ऑडिट का सार है, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगी और आपको सारे कंसेप्ट वापस से याद आ जाएंगे एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनते जाना इन क्लासेस को। सी यू इन अनदर क्लास, बाय बाय। लाइक करना इस वीडियो को, अगर तुम देख रहे हो तो कमेंट करना जो भी तुम्हें सही लगता है। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑल्दो अभी तो तुम्हें क्वेश्चन पूछ आएंगे नहीं दिमाग में, क्योंकि अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है जिसके अंदर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आए। अभी तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो मज़े से सिर्फ सुनते जाओ। अपने आप को जब क्लास बंद करो, इमेजिन करो कि मैं ही हूँ वो जो है रिलायंस कंपनी का ऑडिटर, मैं ही हूँ वो जो करेगा रिलायंस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग, मैं ही हूँ वो जो देगा अपना ओपिनियन, मैं ही हूँ वो जिस ओपिनियन के ऊपर जो यूज़र्स हैं रिलायंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो भरोसा करेंगे, क्योंकि मैं दिलाऊंगा उन्हें भरोसा। समझ में आया? ये हमने सब कुछ बात कर ली जो हमने आज पढ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे और नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देखो, जब भी आप इस वीडियो को देखो।